एक छोटे से गांव में मोहित अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। काफी साल पहले एक बीमारी के कारण उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई। तब से पिता भुवन ने मोहित को पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मोहित बहुत आलसी और कामचोर था। उसके बूढ़े पिता एक जमींदार के खेत में दिन रात कड़ी मेहनत करते, तो वहीं मोहित दिन भर सोता रहता। अरे मोहित बेटा, अभी तक तुम सो रहे हो? तुम्हें सुबह ही कहकर गया था कि कुछ बर्तन हैं उसे मांज देना, लेकिन तुम अपने आलस से कभी बाज नहीं आओगे। देखो बेटा, अगर तुम ऐसे ही दिन रात सोते रहोगे तो अपना जीवन कैसे बदलोगे? ओह बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा अभी सुबह ही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बर्तन मांजकर साफ कर देता हूँ। आप खाना खाकर जमींदार के खेतों में काम करने चले जाइए, वरना वो बेकार ही गुस्सा करने लगेंगे। मोहित बेटा, अब मैंने जमींदार को साफ मना कर दिया है कि अब मैं उनके खेतों में काम करने नहीं जाऊंगा। देखो बेटा, अगर मेरे शरीर ने जवाब ना दिया होता तो मैं कभी तुम्हें काम करने को ना बोलता, लेकिन अब मेरी हड्डियों में उतनी जान नहीं बची कि खेत में काम करके घर का गुजारा चला सकूं। अब जो करना है तुम्हें ही करना है। ये क्या पिताजी, आप साफ साफ ये बोलिए ना कि आपको आलसी बेटा पसंद नहीं। झूठ बात क्यों बोल रहे हैं कि आपकी हड्डियों में जान नहीं? अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात झूठ लग रही? अरे नालायक, तुम तो हमेशा घर में रहते हो, तो तुम्हें क्या पता। गांव में निकलकर देखो कितना ताना सुनने को मिलता है। सभी लोग कहते हैं कि निकम्मा बेटा पाल कर रखा है, लेकिन तुम्हें क्या, बस आराम से सोए रहते हो। और हाँ, मैं जब मर जाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं झूठ बोल रहा था या सच। मोहित गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है और एक जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। पता नहीं ये गांव वाले अपने आप को क्या समझते हैं। उन्हें क्या जरूरत थी मेरे पिता को बहकाने की? अगर मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ तो उनका क्या ही जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी एक दिन ऐसा काम करूँगा कि सारे गांव वाले मेरी तारीफ करने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अभी मुझे थकावट महसूस हो रही है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मोहित इतना कहकर वहीं सो जाता है। तभी वहाँ से एक बाबा गुजरते हैं और मोहित को सोता देख उससे कहते हैं, अरे मूर्ख इंसान, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? देखने में नौजवान और हट्टे कट्टे लग रहे हो, लेकिन यहाँ काम आलसियों वाला कर रहे हो। पंडित जी की बात सुनकर मोहित की आंख खुल जाती है और वो खड़ा होकर उनसे कहता है, अरे बाबा, आपको क्या दिक्कत है? एक तो घर पर पिताजी सोने नहीं देते, और जब जंगल में आकर मैं थोड़ा सुकून की सांस ले रहा हूँ तो उसमें भी आप अड़चन डाल रहे हैं। देखो बेटा, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो, इसलिए तुम्हें खबरदार करने आया हूँ। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम पर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर समय रहते समझ गए तो ठीक, नहीं तो मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहना। अरे जाओ जाओ बाबा, मैं अपनी हालत खुद सुधार लूंगा। सभी गांव के लोग मुझे ही गलत ठहरा रहे हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, और अब आप भी मुझे डराने लगे। अच्छा ठीक है बेटा, मैं जाता हूँ, लेकिन जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे सर पर मुसीबत का पहाड़ खड़ा है, उसे गिरते टाइम नहीं लगेगा। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। मोहित के मन में एक डर पनप गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बाबा उसे क्या समझाना चाहते थे, लेकिन फिर वो उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और वहीं सो जाता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है और मोहित अपने घर की ओर आ जाता है। मोहित बेटा, आज भी तुम्हें काम नहीं मिला और खाली हाथ घर वापस आ गए। हे भगवान, ये लड़का मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। अरे नहीं पिताजी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? मैं काम की तलाश में निकला तो था, लेकिन सेठ जी ऐसा काम दे रहे हैं जो मुझसे होगा ही नहीं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई ना कोई काम जरूर ढूंढ लूंगा, बस आप मरने की बात मत करना। अगली सुबह होते ही मोहित बिस्तर से उठ जाता है और काम की तलाश में निकल जाता है। वो फिर से जंगलों में जाकर यही सोचने में समय बिता देता है कि आसान काम कैसे मिलेगा, और थक हार कर फिर से सो जाता है। ऐसे ही मोहित अब रोज करने लगता है। वो अपने आलस को और बढ़ाता जाता है और ऐसा दिन आ जाता है कि उसके पिता बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब मोहित काफ़ी परेशान हो चुका था, क्योंकि ना तो घर में कुछ खाने को बचा था और ना ही पैसा था। मोहित बेटा, अब मेरे बचने की उम्मीद नहीं है। तुम अपना ख्याल रखना। अगर भूख लगे तो कोई भी काम कर लेना,
कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान की सोच ही काम को छोटा बड़ा बनाती है। नहीं पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अभी आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मुझे उम्मीद है आप ठीक हो जाएंगे। मोहित अपने पिता को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। डॉक्टर उनका चेकअप करके मोहित से कहते हैं, देखो मोहित, मैंने अभी उनका इलाज तो कर दिया है, लेकिन जल्द से जल्द ऑपरेशन नहीं किया तो उनको बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में तो पैसे लगेंगे। हाँ मोहित, पैसे तो लगेंगे, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। जितनी जल्दी तुम 40,000 रुपए जमा करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे पिता का बचना आसान होगा। अगर लेट हुआ तो शायद बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुम अभी से ही इंतजाम करना शुरू कर दो। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे पिता को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुरंत पैसे का इंतजाम करता हूँ, बस आप उन्हें बचा लीजिए। ठीक है मोहित, मैं अभी इनको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ। इन दवाइयों से ये कुछ दिन आराम से रहेंगे। तब तक तुम पैसों का इंतजाम कर लेना। अब इनको घर ले जाओ। मोहित अपने पिता को घर ले आता है। उनकी हालत अब कुछ ठीक थी, लेकिन ऑपरेशन करना बहुत जरूरी था। मोहित को भूख लग जाती है, लेकिन घर में राशन ना होने के कारण वो भूखे ही सोने चला जाता है। लेकिन उसे नींद कहाँ से आएगी? इतनी बड़ी मुसीबत जो आ गई है। हे भगवान, अब पैसे कहाँ से आएंगे? पिताजी ठीक कहते थे कि बेटा मेहनत करो, आलस करने से कुछ नहीं होगा। अगर पिताजी को कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही होऊंगा। सुबह होते ही सेठ जी से पैसे उधार ले लूंगा और पिताजी का इलाज शुरू करा दूंगा, नहीं तो उनकी बीमारी बढ़ जाएगी। अगली सुबह होते ही मोहित पैसे उधार लेने जमींदार के यहाँ निकल जाता है। अरे मोहित, तुम मेरे यहाँ? अब क्या हुआ? जब से तुम्हारे पिता ने मेरे यहाँ काम छोड़ा है, तब से मेरा सारा काम रुका हुआ है। लेकिन तुम उदास लग रहे हो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं सेठ जी, कुछ ठीक नहीं है। मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर साहब ने 40,000 रुपये मांगे हैं। पिताजी का ऑपरेशन होना है, लेकिन हम गरीब आदमी इतने कम समय में इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से लाएंगे? आप तो एक ज़मींदार हैं और मेरे पिता ने आपके यहाँ काफ़ी सालों से काम किया है। आप उनकी मदद कर दीजिए सेठ जी। अब उनकी जान आपके हाथों में है। क्या? 40,000 रुपये? अरे मोहित, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब तुम्हारा बाप बूढ़ा हो चुका है और जो घोड़ा लंगड़ा हो जाए उस पर कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। अब तुम्हारे पिता से मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। जैसे उसने मेरे काम को लात मार दी, वैसे ही मैं भी तुम्हारी फरियाद को लात मारता हूँ। चलो जाओ यहाँ से। मैं 40,000 रुपये तो क्या, 40 रुपये भी देना पसंद नहीं करूँगा। मोहित को एक उम्मीद थी कि जमींदार उसकी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसके उम्मीद पर पानी फिर गया। बेचारा उदास गांव के मुखिया के पास जाता है। शायद यहाँ उसे कोई मदद मिल सके। मोहित मुखिया के पास भी हाथ पांव जोड़ता है, लेकिन उसे वहां भी कोई मदद नहीं मिलती। बेचारा उदास होकर जंगल में उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन आज उसको नींद नहीं आ रही थी। आज उसकी आंखों में एक डर झलक रहा था। हे भगवान, मुझे माफ कीजिए। आज मेरे आलस की वजह से कोई काम देने को तैयार नहीं हो रहा है, और आपको तो पता ही है कि बिना काम मिले पैसे का इंतजाम नहीं होगा। आप मेरी मदद करें भगवान। मुझे मेरी गलती का पछतावा हो गया है। आज से मैं आलस नहीं करूंगा। मोहित पछतावे के आंसू बहा रहा था। उसे कोई राह नहीं दिख रही थी। तभी उसी रास्ते से वही पंडित गुजर रहा था और मोहित को रोता देख उससे कहता है, क्या हुआ बेटा? मुसीबत आई तो खून के आंसू रोने लगे। मैंने तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था कि तुम्हारा आलस तुम्हें एक दिन ले डूबेगा, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक समझा और देखो, आज तुम्हारी हालत बद से बदतर हो गई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मैंने आपकी बात को हल्के में लिया। लेकिन बाबा, आज मुझ पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। पिताजी की तबीयत बहुत सीरियस है। डॉक्टर 40,000 रुपये मांग रहे हैं और गांव में कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा, नहीं तो पिताजी मुझे छोड़कर चले जाएंगे। एक तो बचपन में ही माँ चली गई, लेकिन अब पिताजी चले गए तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, ये सुनकर अच्छा लगा। ये लो बेटा, ये मेरी पूजा हवन से जलाया हुआ राख है। इसे तुम अपने जुबान पर रखकर खा लो और जंगल में ही लकड़ी काटना शुरू कर दो।
ये राख तुम्हें थकने नहीं देगा और तुम्हारे अंदर दानव वाली शक्ति आ जाएगी। मोहित को एक रास्ता मिल चुका था। वो जल्दी से राख को खा लेता है और जंगल लकड़ी काटने निकल जाता है। मोहित देखते ही देखते काफी ज्यादा लकड़ी काट लेता है और उसे बाजार में बेचने निकल जाता है। लकड़ी सूखा और अच्छा देखकर तुरंत ही उसका लकड़ी बिक जाती है। मोहित पैसे लेकर सीधा घर चला आता है। अरे वाह भगवान, आपने तो गजब कर दिया। इतनी जल्दी मुझे 6,000 रुपए का मुनाफा हो गया। अगर मैं ऐसे ही लकड़ी काटता रहा तो कुछ ही दिनों में 40,000 रुपए जमा हो जाएंगे। हे बाबा, आपकी राख में तो सच में जादू है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन होते ही मोहित जोर शोर से काम करने लगता है ताकि जल्द से जल्द अपने पिता का इलाज शुरू करा सके। मोहित को जानवरों की तरह मेहनत करते देख गांव वाले भी दंग रह जाते हैं। इस तरह मोहित कुछ ही दिनों में 36,000 रुपए इकट्ठा कर लेता है। भगवान की कृपा से 36,000 रुपए का इंतजाम तो हो गया है। अब मुझे जल्द से जल्द 4,000 रुपए का इंतजाम और करना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी का तबीयत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही है। मोहित अपने पिता के पास जाता है तो देखता है कि उनकी तबीयत पहले से काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। दवाइयां भी खत्म हो चुकी थीं। अगर उनको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ना ले गया तो बचना मुश्किल हो जाएगा। हे भगवान, पिताजी की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है, दवाइयां भी खत्म हो चुकी हैं। अभी मुझे थोड़ा और वक्त दे दो भगवान। 4,000 रुपए का इंतजाम करना है। एक काम करता हूँ, फिर से जमींदार साहब के पास जाता हूँ। इस बार वो मुझे मना नहीं करेंगे। मोहित दौड़कर जमींदार के पास जाता है और 4,000 रुपए के लिए गिड़गिड़ाने लगता है। जमींदार मोहित को मजबूर देख उसका फायदा उठाने का सोचता है। मोहित को अभी 4,000 रुपए की जरूरत है। अगर मैं इसी का फायदा उठाऊं तो मेरा काम कम पैसों में निपट जाएगा। अरे वाह रे जमींदार, तुम्हारे जैसा तेज बुद्धि का तो कोई सेठ है ही नहीं। ठीक है मोहित, मैं तुम्हें 4,000 रुपए नहीं बल्कि पूरे 5,000 रुपए देता हूं। लेकिन हाँ, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें मेरा 10 कट्टे का खेत जोतना होगा। बोलो, क्या तुम ये काम करोगे? ठीक है मालिक, अगर आपका ये काम करने से मेरे पिताजी का इलाज हो सकता है और वो बच सकते हैं तो मैं ये काम पूरी मेहनत और लगन से करूंगा। एक भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मोहित जल्द से जल्द 4,000 रुपए इकट्ठा करना चाहता था। वो बिना रुके खेत में कुदाल लेकर चला जाता है। मोहित दिल लगाकर मेहनत करता है। उसे यकीन था कि भगवान उसका साथ जरूर देंगे। शाम हो जाती है और 10 कट्टा जमीन मोहित जोत देता है। वो सेठ के पास जाता है और अपनी मेहनत का पैसा मांगता है। सेठ जी, आपके कहे अनुसार खेत की जुताई खत्म हो गई। अब आप अपना वादा पूरा करें, मुझे मेरे पैसे दे दें ताकि कल मैं अपने पिताजी का इलाज शुरू करा सकूं। वाह मोहित वाह, एक दिन था जब तुम अपना आलस छोड़ना नहीं चाहते थे और आज देखो तुम पर मुसीबत आई तो कैसे अपने आप आलस छूट गया। ये लो तुम अपने पैसे और जल्द से जल्द अपने पिताजी का इलाज शुरू कराओ। अगले दिन ही मोहित अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। पैसे पूरे होने के कारण उनका इलाज भी जल्द से जल्द हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और मोहित के पिता बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अरे वाह बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व हो रहा है कि तुम मेरे बेटे हो। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा, लेकिन तुमने कड़ी मेहनत करके डॉक्टर की फीस जमा की और मुझे एक नया जीवन दान दिया। मैं बहुत खुश हूं बेटा। ऐसे ही मेहनत करते रहो और खुश रहो मेरे लाल। ऐसे ही एक दिन मोहित जंगल में लकड़ी काटने निकलता है तो फिर से उसे वही बाबा उसी रास्ते में मिल जाते हैं। अरे बाबा, आपकी कृपा से मैंने मेहनत करना सीख लिया और आपकी उस राख की मदद से अपने पिता का इलाज सफलतापूर्वक करा लिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। अगर आपने उस राख में अपना जादू ना मिलाया होता तो आज मेरे पिताजी इस दुनिया में ना होते और मैं भी कहीं आलस के कारण सोया होता। सच में उसमें जादू था, वरना मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाता। अरे मोहित बेटा, तुम शायद बहुत भोले हो। तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी मेहनत जो कर रहे हो उसकी वजह वो राख है? नहीं बेटा, तुमने जो भी मेहनत की वो अपने लगन की वजह से की है। बस मैंने तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाया है।
वो भस्म नकली थी, तुम्हें राह दिखाने के लिए। वो कोई अद्भुत शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर का डर था जिसे तुमने निकाल फेंका। क्या सच में बाबा वो सिर्फ साधारण राख थी? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे आलस को खत्म करने में मेरी मदद की। मोहित को अब पता चल गया था कि सच्चा चमत्कार किसी वस्तु में नहीं, बल्कि इंसान की मेहनत और लगन में होता है। अगर कोई इंसान किसी काम को करने को ठान ले तो उसे कोई रोक नहीं सकता।